हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे चैनल पर। तो अब हम कर रहे हैं क्लास 6 की साइंस, यानी कि क्लास 6 की जो एनसीईआरटी उसमें साइंस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो आज हम करने वाले चैप्टर नंबर 2 भोजन के घटक, यानी भोजन में कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। एक ही प्रकार के भोजन अब देखते हैं। एक ही प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछलियाँ हो सकती है। को हम जो यहाँ पे भोजन मतलब हमें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाकी की जो क्रियाकलाप है वो हम जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्रियों से बना होता है, जो हमें कहाँ से मिलेंगे, जो हमें पादपों से या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को क्या कहेंगे हम, इन घटकों को कहेंगे हम पोषण। क्या कहेंगे, पोषक। इन घटकों को कहेंगे हम पोषक, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे पोषक। हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक होते हैं। देखो, जो हमारे भोजन में कुछ मुख्य पोषक है, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे शरीर के लिए मुख्य पोषक है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या होना चाहिए, रुक्षांश होना चाहिए और जल भी शामिल है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक पोषक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण या अन्य पोषकों के परीक्षण की अपेक्षा सरल है। तो जानिए, हम करेंगे यहाँ पे परीक्षण। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको क्या चाहिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको चाहिए आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए, विलेनों की आवश्यकता होगी, आपको कुछ प्रखंड तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर ना करें, यानी कि पके हुए भोजन पर नहीं करना आपको, और पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें, यानी कि आपको पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करना है। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को आप यहाँ पे सारणी 2.2 में लिख सकते हैं। ठीक है, इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिएगा। किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिएगा, यानी आपको खाना नहीं है, नहीं आपको चखना है, सिर्फ आपको टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको परीक्षण करना है, इसको टेस्ट नहीं करना है, आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। यदि सामान्य विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके द्वारा अध्यापक इन्हें तैयार करा के वहाँ पे आप परीक्षण कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। देखते हैं पहले कि कार्बोहाइड्रेट किसमें उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं, मंड है, शर्करा के रूप में होते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का। हमें कैसे पता लगेगा कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन का तनु विलीन बनाने के लिए जल से आधी भरी प्रणाली में कुछ बूंदे किसकी लेनी है, आपको टिंचर आयोडीन की लेनी है। कॉपर सल्फेट विलियन और 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। तो इस प्रकार आपने बनाया कॉपर सल्फेट का विलियन और आयोडीन का तनु विलियन बनाया। और अब आपको लेना 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा, तो एक विलियन आपने ये बनाया है। तो ये इस विलियन को बोलेंगे हम कास्टिक सोडा विलियन बोलेंगे। ठीक है, तो किसी भी खाद्य सामग्री में मंड है तो हम आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए, मंड के लिए आपको क्या करना होगा। परीक्षण के लिए खाद्य सामग्री या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, आपको लेनी थोड़ी सी अल्प मात्रा आपको लेनी है कच्ची सामग्री की या खाद्य पदार्थ की। इसमें आपको डालना है तनु आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदे डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। देखो, आपको लेना है, आपको देखना है कि भोजन में स्टार्च है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भोजन है, जो कच्चा भोजन है या फिर पका भोजन, आपको उसका पेस्ट बना लेना थोड़ा सा लेके, उसमें आपको डालना है आयोडीन विलियन की 2-3 बूंदे डालनी है। अगर भोजन का रंग हमारा नीला या काला हो जाता है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर स्टार्च है, इसके अंदर मंड है। ठीक है, तो ये तो हो गया मंड का परीक्षण यहाँ पे। अब आपको देखना कि प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण की बात करें तो प्रोटीन में क्या करना है, आपको जो पदार्थ है, खाद्य सामग्री है, और उसकी थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी, पीसना है उसको मसल कर, उसके चूर्ण को एक साफ पैक नली में डाल लीजिए। अब उसके अंदर 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से आपको इसमें डालना है 2 बूंदे कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की, और आपको डालना है 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालना है। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख देंगे। हमने क्या देखा, अगर आपका जो प्रखनली में जो रंग है आपका बैंगनी रंग हो जाएगा तो आपको क्या समझना कि प्रोटीन है। देखो, प्रोटीन के लिए हमने क्या करना है, जो भोजन था हमारा, जो हमारा भोजन है उसका थोड़ा पेस्ट बनाया हमने। पेस्ट बना के उसके अंदर आपको डालनी है
10 बूंद जल डालना, पहले उसको अच्छी तरह से बनाना, थोड़ा लिक्विड से फॉर्म में आ जाए। उसके बाद आपको डालना उसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट। क्या डालना है? 2 बूंद आप उसमें डालेंगे कॉपर सल्फेट की, 2 बूंद डालेंगे कॉपर सल्फेट की और 2 बूंद कॉपर सल्फेट की, और 10 बूंद डालनी कास्टिक सोडा। 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 10 बूंद कास्टिक सोडा आपको डालनी है। अगर डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर जो वहाँ पे जो उसका रंग है भोजन का बैंगनी हो जाता है तो उसका मतलब है प्रोटीन है। बैंगनी है तो प्रोटीन है, नीला नीला काला हो गया तो आपको क्या समझना है कि वहाँ पे आपका क्या था? स्टार्च था, मड था। ठीक है। अब वसा की बात करते हो, देखो वसा का परीक्षण तो हम करते रहते हैं। वसा एक खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए, उसको आपको क्या करेंगे? कागज़ में लपेटना है। लपेट कर थोड़ा सा हाथ से थोड़ा मसलना, उसको मसल लीजिए, कूट लीजिए। अगर जो उसमें कुछ ऑयली ऑयल लग जाता है कागज़ पे और उस कागज़ से आप आर पार देखेंगे रोशनी को, अगर आर पार रोशनी दिख जाती है और कागज़ पे कुछ ऑयली ऑयली लग जाता है तो आप क्या सोचेंगे? वसा है। तो वसा का परीक्षण यहाँ पे बिल्कुल ही आसान है। तो 3 परीक्षण यहाँ पे दिए गए हैं। अब कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा भी हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए। कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए ताकि खाद्य परीक्षण के कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे, अगर कागज पर तेल का धब्बा ना लगे तो उसका मतलब क्या है? इसके अंदर वसा नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम वसा का, प्रोटीन का और मंड का हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। हमने 3 पोषक पदार्थों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया है। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में हमें क्यों आवश्यकता होती है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट है, आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। वसा से भी ऊर्जा मिलेगी। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। यानी कि वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। यानी कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कम ऊर्जा और वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ठीक है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहेंगे हम? वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहेंगे ऊर्जा देने वाला भोजन कहेंगे। जिसमें वसा भी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी, उसे कहेंगे हम ऊर्जा देने वाला भोजन है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है हमें। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन में क्यों चाहिए? शरीर की वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन को कहेंगे शरीर वर्धक भोजन। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन होते हैं हमारी आंखों, अस्थियों, दांत और वसुडों की स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। इनमें से कुछ को कहेंगे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिनों के एक समूह को कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन आपको यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है। जैसे कि कुछ खनिज लवणों के स्रोत दिखाए गए कि कैल्शियम में कहाँ से प्राप्त हो। कैल्शियम के स्रोत है, ये लोहे के स्रोत हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है। तो ये फास्फोरस के स्रोत है। यहाँ पे कुछ मात्रा में मीन्स जो अल्प मात्रा में हमें चाहिए होती है, आयोडीन के स्रोत हैं। अब देखते हैं जो विटामिन डी है हमारा और विटामिन के है, इनको हमारा शरीर खुद बनाता है। लेकिन जो विटामिन के होता है उसको हमारा शरीर शुद्ध रूप से बनाता है। जो विटामिन डी है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है। हमारे शरीर को उस खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। जो हमारा शरीर है उसको खनिज लवणों की मात्रा थोड़ी मात्रा में चाहिए, यानी कि अल्प मात्रा चाहिए। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण हमारे लिए आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों को स्रोत आपको यहाँ पे दर्शाया गया चित्र 2.10 में दर्शाया गया। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या एक से अधिक पोषक होते हैं। जैसे कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे कि बात करते हैं चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी कि चावल में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ना वो दूसरे पोषकों से अधिक होती है। यानी कि चावल में बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है,
इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन कौन सा है, तो क्या कहेंगे, चावल है। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे भी चाहिए होते हैं और जल की आवश्यकता भी होती है। आहारी रेशों को कहेंगे हम रुक्षांश, क्या कहेंगे, आहारी रेशों को रुक्षांश कहेंगे। और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, यानी कि हमें रुक्षांश कहाँ से मिलेंगे, हमें जो पादप उत्पाद है यानी कि जो हमें पौधों से उत्पाद प्राप्त होते हैं उनसे हमें मिलेंगे रुक्षांश। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, साबुत खाद्यान्न है, यानी कि हम साबुत खाद्यान्न को खा रहे हैं, दाल है, आलू है, ताजे फल है, सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए आवश्यक हैं। कि ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर जो हमारा भोजन है उसका आयतन को बढ़ा देंगे। रुक्षांश क्या कर रहे हैं, देखो रुक्षांश है ना हमारे शरीर में क्या क्या काम है रुक्षांश का। एक तो ये भोजन के आयतन को बढ़ा रहे हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, यानी रुक्षांश हमारे एक तरीके से पेट की साफ सफाई कर रहे हैं और भोजन को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं पेट में, ठीक है, यानी कि स्टमक में। जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में सहायता करता है। जल का क्या उपयोग है, जो पोषक को अवशोषित करने में शरीर की सहायता कर रहा है, या कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र है पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो जल का कार्य क्या है कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन, जल। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल है, दूध है, चाय है। तो जल, दूध, चाय से हमारे शरीर में जल की आपूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जल की जो है आपूर्ति हो जाती है। अब बात कर लेते हैं संतुलित आहार क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, उसे आहार कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो, न ही आवश्यकता से कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के जो आहार को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के आहार को हम संतुलित आहार, यानी जिसमें संतुलन हो, इसमें सारे जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं सारे हों, ठीक है। तो क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर पर, हमारा शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? जी नहीं। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिकल दिया गया करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। दालें हैं, मूंगफली है, सोयाबीन है, अंकुरित बीज है, मूंग व चना किण्वित भोजन है। दक्षिण भारतीय भोजन जैसे कि इडली है, आटे का मिश्रण है, मिसी रोटी है, थेपला, अनाज दालों का बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां। इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। तो उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए, यानी कि इस प्रकार का भोजन करना ही नहीं बल्कि इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए ताकि जो इसके अंदर के पोषक तत्व है वे नष्ट ना हो सकें, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं पकाते समय जो कुछ पोषक है वो नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन है वो नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए चावल और दालों को बार बार ना धोएं। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में सहायता होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। अगर हमने भोजन को ज़्यादा ही पका दिया है तो उससे पोषक तत्वों की हानि भी हो जाएगी। और भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में से फेंक दिया जाता है तो कई जो लाभदायक प्रोटीन है जो खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? अब देखते हैं यहाँ पे, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यानी कि एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन है, एक कटोरी वसायुक्त भोजन है, तो एक कटोरी जो वसायुक्त भोजन है ना उससे हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। अतः उसने तली हुई चीज़ समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि को प्रचुर मात्रा में खाया, इसके अलावा कुछ नहीं खाया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेफिशिएंसी से कौन से रोग हो सकते हैं। अभावजन्य रोग, देखो अत्यधिक अगर हम वसा का भोजन खाएंगे तो हमारा जो मोटापे का कारण बन सकते हैं अत्यधिक वसा। अब बात करते हैं अभावजन्य रोग, ठीक है, यानी कि किसके अभाव से कौन सा रोग हो सकता है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक रहती है तो इसे क्या कहेंगे,
वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग। यानी कि हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, ठीक है, और वो जो कमी है लंबे समय तक रहती है, तो उनकी कमी से हमें बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। जो उनकी कमी के कारण बीमारियां हो रही है उन्हें क्या कहेंगे? अभावजन्य रोग। कुछ यानी कि कुछ पोषकों की कमी से जो बीमारियां होती हैं वे होते हैं अभावजन्य रोग होते हैं वे। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उससे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। तो ये हमारे सारे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित हो जाए तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न प्रोटीन और खनिज लवणों के अभाव के कारण विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं और विकृतियां हो सकती हैं। इनमें से कुछ आपको दर्शाए गए हैं, ठीक है। यदि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको दिया गया चार्ट, आपको देखना है कि विटामिन जो ए है उसकी कमी से कौन सा रोग होगा आपको। विटामिन ए की कमी से होगा क्षीणता, दृष्टिहीनता, और लक्षण क्या क्या होंगे इसके कि कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी बुरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा, यानी कि दुर्बल पेशियां, काम करने में ऊर्जा की कमी। और सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में यानी कि लक्षण क्या क्या होंगे? मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा। डी कमी से रिकेट्स हो जाएगा, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्षा हो सकता है, कमजोर अस्थियां, दंतक्षा हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाएगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, लोही की कमी से अरक्तता और कमजोरी। इस प्रकार की जो डिजीज आपको हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा वो यहाँ पे दिया गया है। हमारे भोजन के कुछ मुख्य तत्वों के नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी आवश्यक होते हैं। दूसरा है कि कार्बोहाइड्रेट जो वसा है हमारे शरीर की मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है और जो वसा है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देने वाले भोजन है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए होती है, यानी कि प्रोटीन हमें क्यों चाहिए और खनिज लवण, जिससे कि हमारे शरीर की वृद्धि हो सके। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से हमें क्या हो जाएगा? कोई विशिष्ट रोग उत्पन्न हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।